गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम क्वेश्चंस करेंगे। कल हम क्वेश्चंस कर रहे थे जनसंख्या संगठन, आपका चैप्टर है चैप्टर 3, ठीक है। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे, हमने 13 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। दीज आर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 14 क्वेश्चन से। तो देखिए, विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए, ठीक है। आपको वो कारक बताने हैं बच्चे जिसकी वजह से जो आयु लिंग में इम्बैलेंस है, असंतुलन है, उसके लिए कौन से कारक, कौन से फैक्टर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो देखिए, आयु लिंग असंतुलन के लिए, आयु लिंग असंतुलन के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। स्त्री पुरुष की जन्म दर में अंतर, ठीक है। यदि हम बर्थ रेट की बात करते हैं तो बर्थ रेट, जिसे आप जन्म दर बोलते हैं, उसमें भी अंतर है स्त्री और पुरुष में। प्रत्येक समाज में जन्म के समय नर बच्चे और मादा बच्चों से अधिक पैदा होते हैं। जो मेल कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादा पैदा होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। जो बेबी गर्ल होती हैं उनके कंपेरिजन में साधारणतः इनका अनुपात 107 से 100 है। मतलब 107 यदि नर बच्चे होंगे तो 100 क्या होंगे, मादा बच्चे होंगे। किंतु जन्म के पहले और बाद की दिशाएं कभी कभी इस स्थिति को परिवर्तित कर देती हैं, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं, स्त्री पुरुष की मृत्यु दर में अंतर। स्त्री पुरुष की मृत्यु दर में अंतर होने के कारण भी लिंग अनुपात में अंतर आ जाता है, ठीक है। विकसित देशों में जीवन की सभी अवस्थाओं में पुरुष मृत्यु दर और स्त्री मृत्यु दर से अधिक होती है। यदि हम यहाँ पर विकसित देशों की बात करें तो सभी अवस्थाओं में पुरुष मृत्यु दर क्या है, स्त्री मृत्यु दर से अधिक है। जबकि विकासशील देशों की हम बात करते हैं तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक मृत्यु दर होती है। ऐसे समाज में जहाँ स्त्रियों की मृत्यु दर अधिक है, उसके एग्जैक्टली रीजंस क्या होते हैं? ऐसे समाज में स्त्री भ्रूण हत्या होती है, स्त्री की शिशु हत्या होती है और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। और इन देशों में न केवल स्त्रियों की मृत्यु दर ऊंची होती है बल्कि उनकी जीवन प्रत्याशा भी कम हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड फैक्टर देखते हैं, प्रवास। स्त्रियों और पुरुषों का प्रवास भी लिंग अनुपात को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। अधिकांश विकासशील देशों में, विशेषतः जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक है, आवर कंटिनेंट इज एशिया और अफ्रीका कंट्रीज हैं, देशों में बड़ी संख्या में पुरुष जो हैं वो ग्रामीण इलाकों से नगरों की ओर आजीविका की तलाश में प्रवास करते हैं। क्या करते हैं भाई? जो विकासशील देश हैं, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका, दिस ऑल आर द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है कि जो पुरुष हैं वो स्त्रियों के कंपैरिजन में उनका ज़्यादा प्रवास होता है, माइग्रेशन ज़्यादा होता है। और उसका रीज़न क्या है? वो अपने आजीविका के संसाधनों की खोज में नगरों की तरफ प्रवास करते हैं या एक छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ प्रवास करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का वर्गीकरण कीजिए। जनसंख्या का जो भाग आर्थिक कार्यों में भाग नहीं लेता है वह आर्थिक दृष्टि से निष्क्रिय कहलाता है। जो आर्थिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, मतलब जो पैसे से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है, उनमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय कहलाता है वो वर्ग। और व्यावसायिक संरचना को 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्ग कौन कौन से होते हैं बेटा? बहुत बार आपने सुने होंगे ये चीज़ें। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय और चतुर्थक व्यवसाय। इन व्यवसायों में आखेट, मत्स्य पालन, फल संग्रहण, कृषि संग्रहण, कृषि तथा वानिकी इत्यादि आते हैं। और द्वितीयक व्यवसाय की बात करते हैं, इन व्यवसायों में विनिर्माण उद्योग तथा शक्ति उत्पादन इत्यादि आते हैं। तृतीयक व्यवसाय की बात करते हैं, तृतीयक व्यवसाय में परिवहन, संचार, व्यापार, सेवाएं आदि आती हैं। और चतुर्थक की यदि हम बात करें तो इसमें चिंतन है, शोध योजना है, विचारों के विकास से जुड़े अत्यधिक बौद्धिक पूर्ण व्यवसाय को रखा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, दिस इज द साक्षरता, लिटरेसी। साक्षरता से क्या अभिप्राय है? साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, साक्षरता क्या है? यद्यपि साक्षरता जनसंख्या का एक सामाजिक पक्ष है तथापि यह जनसंख्या की गुणवत्ता का बोध कराता है। सबसे पहले साक्षर क्या होता है, ठीक है?
साक्षरता क्या है, लिटरेसी क्या है वो देखते हैं। यद्यपि साक्षरता जनसंख्या का एक सामाजिक पक्ष है, तथापि यह जनसंख्या की गुणवत्ता का बोध कराती है और व्यापक रूप से साक्षरता वह ज्ञान है जो लोगों में जागृति लाती है। साधारणतः साक्षर लोगों को किसी भाषा में समझ के साथ लिखने या पढ़ने की योग्यता को कहा जाता है। साक्षरता किसे कहा जाता है? आपसे पूछा जाए कि एक लिटरेट पर्सन कौन होता है, एक साक्षर व्यक्ति कौन होता है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भाषा को लिख सकता है, जो किसी भाषा को पढ़ सकता है, उसे क्या कहा जाता है? साक्षरता कहा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या आयोग के अनुसार साक्षर वह व्यक्ति है जो किसी भाषा में साधारणतः संदेश को पढ़ और लिख और समझ सकता है। ठीक है। विश्व स्तर में अधिकांश देशों में साक्षरता की गणना की जाती है। प्रति 100 व्यक्तियों के अनुपात में साक्षर व्यक्तियों की संख्या को साक्षरता दर कहा जाता है। ठीक है, साक्षरता दर, ये यहाँ से 1 मार्क्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साक्षरता को कौन कौन सी चीजें जो हैं वो प्रभावित करती हैं? तो साक्षरता को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? विश्व के विभिन्न भागों में साक्षरता की दरों में विभिन्नता पाई जाती है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के स्तर और साक्षरता दर में घनिष्ठ संबंध है। यदि हम किसी कंट्री की बात करते हैं तो उसमें आर्थिक विकास के स्तर और साक्षरता दर में क्या है? घनिष्ठ संबंध है। ऊंची अर्थव्यवस्था वालों में उच्च साक्षरता दर पाई जाती है। जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, और तो वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो भी काफ़ी हाई पाई जाती है। जबकि जो कम विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनमें साक्षरता कैसी होती है? निम्न दर में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं नगरीकरण की, कि अर्बनाइजेशन क्या है। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों में किसी देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ उस देश के नगरीकरण का स्तर भी प्रमुख है। उच्च नगरीकृत देशों में साक्षरता भी अधिक है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था उपयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त नगरों में विभिन्न स्तरों की शिक्षा सुविधा के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, समाज में स्त्रियों का स्तर। विभिन्न समाजों में साक्षरता उनकी विशेषताओं द्वारा भी निर्धारित की जाती है। समाज में स्त्रियों का स्तर, उनकी जनसंख्या भी साक्षरता दर को प्रभावित करती है। विकासशील तथा पिछड़े राष्ट्रों में स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्तर के कारण साक्षरता दर कम पाई जाती है। जो फीमेल्स होती हैं उनका जो लेवल है, उनका स्तर जो है वो क्या है? निम्न है। इस वजह से उनमें जो साक्षरता दर है वो भी क्या है? कम पाई जाती है। जबकि ईसाई समुदाय की स्त्रियों के उच्च सामाजिक स्तर के कारण उनमें साक्षरता दर क्या होती है? उच्च पाई जाती है। यातायात एवं संचार के साधन, यातायात एवं संचार के साधनों का अलग विस्तार भी विकासशील देशों में ग्रामीण समाज को अलग थलग कर देता है और ग्रामीण समाज ज्ञान से वंचित रह जाता है। अब बात करते हैं प्रशासकीय नीतियां। सरकारी नीतियां भी साक्षरता दर की वृद्धि में सहायक सिद्ध होती हैं। विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा क्या कर दी जाए? मुफ्त कर दी जाए। उसका प्रसार सरकारी नीति पर ही निर्भर करता है। इंडिया में भी ऐसा है कि जो हमारे प्राइमरी एजुकेशन है वो क्या है? फ्री है। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, ये अपना सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरली साक्षरता का जो क्वेश्चन है वो आपसे 2 मार्क्स में ही पूछा जाएगा, बट ऐसा हो जाए कि 2 मार्क्स के बजाय यदि 5 मार्क्स में पूछा जाए तो फिर साक्षरता होती क्या है और उसके फैक्टर्स क्या हैं, उसके कारक क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको फिर उसमें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना पर एक भौगोलिक निबंध लिखिए। तो जनसंख्या की आयु लिंग संरचना इज कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। इसे आयु व लिंग पिरामिड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आयु लिंग पिरामिड कैसे होते हैं और किस तरीके से उनमें आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं जनसंख्या की। यह वास्तव में एक विशेष वर्ष का दंड ग्राफ होता है जिसमें प्रत्येक अनुप्रस्थ पट्टी जनसंख्या की एक विशेष आयु वर्ग को दर्शाती है। देखिए ये इसमें एक विशेष पट्टी दी गई है जो एक विशेष आयु वर्ग को दर्शाती है। लाइक एज यहाँ पर जो डिफरेंस है, देयर इज द difference between only 4
0 to 4, 5 to 9 एंड देयर आफ्टर 10 to 14, 15 to 19। इस तरीके से ये क्या दिखाया गया है, एज ग्रुप को आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या दिखाया जाता है, अनुप्रस्थ पट्टी जनसंख्या की एक विशेष आयु वर्ग को दर्शाती है। हर जो पट्टी, ये एक पट्टी है, ये 0 से 4 के लिए है, सेकंड पट्टी 5 to 9 के लिए है। तो क्या करती है, ये एक विशेष वर्ग को दर्शाती है। बाईं ओर के दंड की लंबाई पुरुषों की संख्या के प्रतिशत को दर्शाती है। जब हम बाईं ओर की बात करते हैं, ठीक है, बाईं ओर कौन सी है, ये वाली, और दाईं कौन सी है, ये है। दिस इज द राइट हैंड साइड एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ द किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पुरुषों को, और इधर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फीमेल्स को, स्त्रियों को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ से देखिए, विकासशील देशों के आयु एवं लिंग पिरामिड का आधार क्या होता है, व्यापक होता है। व्यापक का मतलब है ब्रॉड होता है, जिसकी चौड़ाई जो है वो ज्यादा होती है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, विकासशील देशों की, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी, ठीक है। लाइक एज द दिस स्ट्रक्चर, आधार क्या हो गया यहाँ पर, काफी चौड़ा है, ठीक है। और इसका अर्थ है कि प्रति 5 वर्ष पहले 5 वर्ष के मुकाबले जनसंख्या में और अधिक बच्चे शामिल होते हैं। ये जो स्टार्टिंग की एज है, इसमें मैक्सिमम जो है वो चाइल्ड इंक्लूड होते हैं। जो स्टार्टिंग एज होती है उसमें ज़्यादा जनसंख्या होती है। इस प्रकार पिरामिड का आधार क्या है, विस्तृत हो रहा है और उच्च आयु वर्ग के लोगों की संख्या में कम वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही जब अधिक बच्चे संतान पैदा करने की आयु में आते हैं, तब पैदा होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। सेकंड क्या कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के आयु लिंग पिरामिड का आधार छोटा पाया गया है, ठीक है। अमेरिका की यदि हम बात करें तो उसका आधार कैसा है बेटा, छोटा है, और यहाँ प्रत्येक अगले 5 वर्षों में कम बच्चे पैदा होते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। जैसे ही बच्चों की संख्या उच्च आयु समूह में शामिल होती है, वैसे ही पूरी जनसंख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ से आप ये अमेरिका का सेकंड वाला जो फिगर दिया गया है, ये अमेरिका का लिंग आयु पिरामिड है। फिर उसके बाद थर्ड की बात करते हैं। इसका जो आधार होता है वो पतला होता है और शीर्ष जो है वो संकीर्ण होता है। ऐसी जनसंख्या में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं होती, जैसे कि स्वीडन है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। यहाँ पर जो वृद्धि दर है वो क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक है या स्थिर है। बट यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर नहीं हो रही है। एंड दिस इज द आयु लिंग पिरामिड ऑफ द स्वीडन कंट्री, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना। देखिए बेटा, अब हम इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। आयु संरचना क्या है। आयु संरचना पर जन्म दर और मृत्यु दर के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो आयु संरचना किसी भी जनसंख्या की एक आधारभूत विशेषता होती है। किसी अक्षेत्र की जनसंख्या में विभिन्न आयु के लोग रहते हैं और किसी भी व्यक्ति की आयु उसकी जन्म तिथि तथा वर्तमान तिथि के बीच का समय होता है, ठीक है। आयु क्या होती है, बर्थ डेट, और जो आज की एट प्रेजेंट आपकी जो डेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी आयु निकाली जाती है। किसी अक्षेत्र की आयु संरचना में समस्त मनुष्य की आयु को पूर्ण वर्षों में ज्ञात किया जा सकता है, ना कि महीनों व दिनों में। आयु संरचना का जन्म दर का प्रभाव और आयु संरचना पर मृत्यु दर का प्रभाव, दो फैक्टर्स जो हैं वो आपको यहाँ एक्सप्लेन करने हैं। और ये भी आपसे कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में ही आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, इफेक्ट ऑफ बर्थ रेट ऑन द एज कंपोजिशन। जन्म दर किसी देश की जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में लोगों के अनुपात को प्रभावित करती है। आयु संरचना पर जन्म दर के प्रभाव जो हैं वो निम्नलिखित हैं। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, अल्प विकसित देशों में उच्च जन्म दर पाई जाती है। ये जो अल्प विकसित कंट्रीज हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या नाम है, ये अल्प विकसित मतलब जो कम डेवलप हैं, वहाँ पर बर्थ रेट क्या है, काफ़ी हाई है। इसलिए वहाँ पर निम्न आयु वर्ग तथा युवा वर्ग की प्रधानता होती है, ठीक है। जो कम आयु के बच्चे होते हैं और जो युवा वर्ग होता है उनकी यहाँ पर प्रधानता होती है। जब निम्न आयु वर्ग संतान पैदा करने की उम्र में शामिल होते हैं तो जनसंख्या जो है वो तीव्र गति से बढ़ती है। युवा आयु वर्ग का जनसंख्या में अधिक पाए जाने का अर्थ है कि वहाँ पर श्रम की जो उपलब्धता
उपलब्धता है वो काफ़ी अधिक है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट। निम्न आयु वर्ग जो है वो 0 से 14 वर्ष और 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों में अधिक संख्या आश्रित जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। जिन देशों में जन्म दर कम है, जीवन प्रत्याशा अधिक है, वहाँ बच्चों की संख्या कम और वृद्धों की संख्या अधिक होती है। अब आयु संरचना पर मृत्यु दर का इफेक्ट देख लेते हैं। शिशु मृत्यु दर में सुधार होने पर जनसंख्या में बच्चों का अनुपात बढ़ जाता है और बड़ी आयु वाले लोगों का अनुपात घट जाता है। ठीक है, यदि वृद्धों की मृत्यु दर में सुधार होता है तो उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी और बच्चों की संख्या कम हो जाती है। इस प्रकार यदि युवा व वृद्ध आयु वर्गों की मृत्यु दर कम हो जाती है तो उच्च आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाता है। ठीक है, जैसा कि विकसित देशों में होता है। यदि निम्न आयु वर्ग में मृत्यु दर में तेज गिरावट उच्च आयु वर्ग की अपेक्षा अधिक होती है तो युवा वर्ग की जनसंख्या बढ़ जाती है, जैसा कि विकासशील देशों में होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले बेटा इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें लर्न करने हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने विकास के स्तर को मापने के लिए किस एक आकांक्षा को आधार नहीं बनाया? तो वो क्या कहता है? समृद्ध एवं धनाढ्य होना। विकास का तात्पर्य, नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास है। ठीक है, और अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? विकास का तात्पर्य क्या है? जब जो जीवन की गुणवत्ता होती है, जीवन की गुणवत्ता, जो लाइफ की क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। मानव विकास को जिस पैमाने पर मापा जाता है उसका मापन कितना होता है बेटा? उसका मापन होता है 0 to 1 होता है। ठीक है, जब लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे बेटा तो जो ये विकास का जो पैमाना है, ठीक है, जो मानव विकास, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमने एक स्केल कंसीडर किया है और उस पे 0 से 1 तक की डिजिट्स को हमने रिप्रेजेंट किया है, वो मैं वहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन दिखा दूंगी। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन आपको वहाँ से इजीली समझ आ जाएगा। मानव विकास के मध्यम वर्ग का पैमाना कितना होता है बेटा? 0.5 से लेकर 0.79 तक होता है। ठीक है, अब देखिए जो डिजिट्स होती हैं लाइक एस कुछ ऐसे होती हैं। लेट मी चेक, यदि आपके इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस में पैमाना दिखाया गया होगा तो श्योरली मैं आपको वो पैमाना दिखा दूंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज मैं अभी ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ड्रॉ हम कैसे करते हैं मानव विकास के पैमाने को? लाइक एस दिस इज द 0, ठीक है, एंड देयर इज द 1। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होगी बेटा 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 0.2 हो गया, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9। कुछ इस तरीके से उस पर डिजिट होती हैं। ठीक है, तो इसमें ये देखो बेटा जो मध्यम वर्ग का होता है वो कहाँ से होता है? 0.5 से लेकर, ये 0.5 से लेकर और 0.79, दैट मीन्स बिलो द 0.8। ठीक है, ये 0.8 है तो इससे नीचे जो होगा यहाँ 0.5 से लेके ये किसका है? मध्यम वर्ग का है। ठीक है, किसका है? मध्यम वर्ग की ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको दी गई है। इसमें कुछ कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, ये हम मेजरमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। और फिर जो 0.5 से, दैट मीन्स 0.49 से होती हैं वो बिलो वाले कंट्री होती हैं जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट कम होता है, और ये जो कंट्री होती हैं ये टॉप कंट्रीज होती हैं जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 0.5 से लेकर 0.79, दैट मीन्स 0.8 से बिलो और 0.5 से अबो जो कंट्रीज होंगी जिनका ह्यूमन इंडेक्स इससे ज़्यादा होगा और 0.79 से 0.8 से कम होगा। ठीक है, तो वो कंट्रीज कौन सी होंगी बेटा? मध्यम वर्ग में उनको सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्यम वर्ग में नहीं आता है? तो मध्यम वर्ग में बेटा कौन सा नहीं आता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है बेटा वो निम्न वर्ग में सम्मिलित है। मानव विकास सूचकांक के सबसे निचले पायदान पर कौन सी कंट्री है? नाइजीरिया, जिसके ह्यूमन इंडेक्स जो है वो सबसे ज़्यादा कम है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव की उन्नति नहीं करता है? युद्ध, वैराग्यता, बेटा ये चीज़ें कभी भी, ये नेगेटिव फैक्टर्स हैं, नकारात्मक कारक हैं और ये नकारात्मक कारक कभी भी मानव
की उन्नति के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी कारक आपको यहाँ दिए गए हैं ये सभी के सभी सकारात्मक हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव विकास का हर्ष नहीं करता। तो अच्छी देखो बेटा, एड्स की बीमारी फैल जाएगी तब भी नुकसान होगा, लगातार सूखा अकाल पड़ेगा हमें तब भी नुकसान होगा, हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिसे आप आर्थिक विकास कहेंगे, और यदि हमारा आर्थिक विकास जड़ता, यदि हमारा ठहर जाता है तब भी हमें नुकसान होगा। तो ये तीनों के तीनों हमारे नकारात्मक प्रभाव हैं। एक कौन सा प्रभाव नकारात्मक नहीं है? हाई प्रौद्योगिकी। ठीक है, हाई टेक्नोलॉजी, उच्च प्रौद्योगिकी, इससे हमें क्या होता है? फायदा होता है। ठीक है, इसलिए मानव विकास की नुकसान नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब हम यहाँ इस चैप्टर के वन लाइनर की शुरुआत करते हैं। मानव विकास सूचकांक का अधिकतम संभावित मान कितना है? अभी अभी तो मैंने आपको बताया था, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उस पर हम 0 से 1 की रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसमें मैक्सिमम अधिकतम क्या होगा बेटा? उसमें अधिकतम क्या होगा? उसमें अधिकतम होगा 1। ठीक है, मध्यम वर्ग का पैमाना ऑलरेडी टोल्ड यू। निचले पायदान पर कौन है? नाइजीरिया कंट्री है। सबसे अधिक इंडिया में यदि ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो कौन सा राज्य ऐसा है जो उच्च श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो वो है केरल में। ठीक है, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जब मैंने पढ़ाया और मानव विकास को जब मैंने परिभाषित किया था तो उस परिभाषा के दौरान मैंने आपको बताया था कि जो महबूब उल हक हैं, ठीक है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, यह अवधारणा किसके द्वारा लाई गई थी? तो महबूब उल हक थे। ठीक है, मानव विकास को जिस पैमाने पर मापा जाता है उसका मापन कितना होता है? 0 to 1 होता है। ऑलरेडी टोल्ड यू। उच्च वर्ग, ये भी मैंने आपको बताया, बिलो द 0.8 क्या होता है? मध्यम वर्ग होता है, बट अबोव द 0.8 वो क्या होगा? उच्च वर्ग होगा। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? तो यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की जाती है। कौन सा कारक मानव विकास का ह्रास नहीं करता है? उच्च प्रौद्योगिकी। मानव विकास सूचकांक की गणना में भारत किस श्रेणी में आता है? मध्यम श्रेणी में आता है। मानव विकास सूचकांक को कितने सूचकों से प्रदर्शित किया जा सकता है? तो 3 सूचकों से प्रदर्शित किया जा सकता है। मानव विकास के सर्वोच्च पायदान पर कौन सा देश है? तो कौन सी कंट्री है बेटा? नॉर्वे कंट्री है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना यहाँ से। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं बेटा वो आपको आज लर्न करने हैं। मंडे को आपका टेस्ट होगा। टेस्ट हम रखेंगे आपके सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर का। थर्ड चैप्टर के बेटा मैंने A to Z, ठीक है, चाहे वो टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस थे, MCQs थे, 1 लाइनर थे, 2 मार्क्स के थे, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे, या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे। ऑल क्वेश्चंस आर एक्सप्लेन्ड बाय मी। ठीक है, आपका काम क्या है? उन क्वेश्चंस को लर्न करना। देन आफ्टर आप उन क्वेश्चंस का टेस्ट देंगे, और हमारे टेस्ट में थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व होंगे। और थर्ड चैप्टर के हमारे कौन से क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे? MCQs इन्वॉल्व होंगे, 1 लाइनर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, और कौन से क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे? टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे। बी रेडी फॉर योर टेस्ट। ठीक है, और हम मंडे को इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे। क्लियर हो गया? ये सभी के सभी आपको लर्न होने चाहिए। कोई डाउट है तो फिर आप क्लियर कर लेना।